नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। 25 मार्च 2023 राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं, मेरा नाम गांधी है, मेरा नाम सावरकर नहीं है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। इस बयान को उन्होंने एक अपनी लंबे समय से बनाई जा रही छवि को मजबूत करने की कोशिश की, क्योंकि आप जानते हैं राजनीति सिर्फ छवियों पर निर्मित रहती है। कोई भी नेता पूरी उम्र तक अपनी एक छवि को बनाए रखने के लिए काम करता है, उसके लिए चारों इर्द गिर्द वो बहुत सारे आभा मंडल गढ़ता है। राहुल गांधी यूं तो 2004 से राजनीति में है, लेकिन 2014 से वो कांग्रेस के एकमात्र नेता के तौर पर आपको काम करते दिखते हैं, जो कांग्रेस पार्टी उनके इर्द गिर्द घूमती है। और वो कांग्रेस पार्टी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक तूफानी कार्यकाल का सामना कर रही है, यानी संकट में पड़ी हुई कांग्रेस पार्टी के संकट मोचन राहुल गांधी अपने लिए एक नीति, एक छवि निर्मित करते हैं, जिसको उनकी पूरी टीम, उनकी पूरी पार्टी, उनके कार्यकर्ता और उनके वोटर पूरी मजबूती के साथ बनाने में लगते हैं। ये लगातार लंबे समय से आप देखे होंगे कि ये कोशिश की गई कि एक छवि बनी कि राहुल गांधी जो बारिश, आंधी, तूफान किसी से नहीं डरता, वो सावरकर से भी नहीं डरता। और सावरकर से ये लड़ाई बहुत सायास उनकी टीम ने एक बड़े प्रयासों के बाद और बहुत सारे प्रयोगों के बाद, यानी राहुल गांधी को एक के बाद एक अवतारों में लाने के बाद, ये एक उन्होंने मुद्दा ढूंढा था कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो राजनीतिक तौर पर, वैचारिक तौर पर गांधी की विरासत को संभाल रहे हैं और टकरा रहे हैं सावरकर की विरासत से। यह अलग बात है, सावरकर के परिवार को राजनीति में कभी कोई ताकत नहीं मिली, और जो गांधी हैं, कम से कम महात्मा गांधी के परिवार के नेता और लोगों को भी आप तुषार जैसे कुछ मस्खरे गांधियों को छोड़ दें तो बाकी उनके परिवार के बहुत कम, चाहे वो बहुत ही कम लोगों ने राजनीति में हिस्सा लिया है। एक दो लोग आपके नाम जहन में आ रहे होंगे, लेकिन वो भी राजनीतिक तौर पर कभी इतने ताकतवर नहीं हुए। ये नेहरू परिवार ने गांधी सरनेम के साथ इस राजनीति को गांधी वर्सेस सावरकर में बदलने की कोशिश की। अब ये मैसेज क्या कह रहा था? ये मैसेज कह रहा था इतने लंबे समय बाद कि गांधी परिवार ने एक सावरकर की नीति को, अब क्या है वो तो अलग बात करेंगे, लेकिन एक कई बार आपकी वो नीति, जब आपकी वो जो छवि है वो गढ़ दी गई है, लेकिन चूंकि वो आपके अंदर से आई हुई नहीं होती, वो गढ़ी गई छवि होती है, तो एक झटके से उसका कभी भी पर्दाफाश हो जाता है। अब कोर्ट में, पुणे की कोर्ट में कैसा हुआ, यानी ये देखिए इसको किस तरह कहते हैं, इसी को पोएटिक जस्टिस कहते हैं, अगर आप उस तरह देखें। क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से उनके वकील ने कल पुणे की कोर्ट में कहा कि उनकी जान को खतरा है, क्योंकि उनकी राजनीतिक लड़ाइयों और शिकायतकर्ता सात्विकी सावरकर के वंश को देखते हुए उन्हें खतरे की आशंका है। उनके वकील ने यह बताया कि शिकायतकर्ता का संबंध गोडसे परिवार से है और भाजपा नेताओं से भी उन्हें धमकियां मिली हैं, जिससे उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। जिस सावरकर के नाम सरनेम होने भर से उनको लगता है कि वो डरा दे, वो डरपोक लोगों का परिवार है, वो डरता है और गांधी नहीं डरता है। उनका ये सात्विकी सावरकर के साथ ही, चूंकि जो शिकायत करता था उसी के नाम के साथ ही, वो ये भूल गए कि उनकी पूरी राजनीति इतने दिन से सावरकर परिवार से टकराने में ही गुजर गई। मतलब जो एक छवि बनाने की कोशिश की थी, उनकी वही छवि थी। वो छवि वो ढूंढ कर ला पाने में अब नाकाम है, क्योंकि उस छवि के जैसे ही टूटने की खबर आई तो तुरंत नेताओं को समझ में आ गया। गांधी परिवार जो डरता नहीं है, वो इतनी सी बात से डर गया कि ये क्या हुआ। और अचानक सुप्रिया श्रीनेत्र जो प्रवक्ता है, नेता है, आप उनको टीवी पर देखते होंगे कि वो 99 को आज भी ये मान के चल रही हैं कि वो 240 से ज़्यादा है। वो ये भी मान के चलती हैं कि यूपी में भी सरकार कांग्रेस की है, वो शैडो में काम करती है। उनको हर समय पूरी दुनिया के एकमात्र वर्ल्ड ऑर्डर में उनको लगता है कि अगर कोई शख्स है जो पूरी दुनिया को इस वक्त चला रहा है तो वो भी राहुल गांधी हैं।
तो वो एक बयान जारी करने लगती है। वो तुरंत एकदम आ जाता है क्योंकि वो समझ गई कि वो नहीं समझी, मतलब उनकी पूरी टीम समझ गई कि ये तो जो इतने दिन से आपने एक पर्दा चमकीला बनाया, अचानक उसकी सेक्शन साफ आ गई। वो तो साफ निकल गया कि ये तो डर हो गया। और किससे हुआ? वही साहित्यिक परिवार से हो गया। अब इसके तुरंत बाद एक कहानी शुरू होती है कि ये वकील ने अपने से दिया, यानी आपकी गढ़ी गई इमेज को बचाने के लिए वहां की कोर्ट के एक जो पुणे की कोर्ट में प्रैक्टिस करते हुए वकील को आपने अपना निशाना बना लिया। ये दो तरीके से बातें दो हो रही हैं, सिर्फ इतना ही नहीं है, मैं आपको ये सिर्फ बता रहा हूं कि ये वकील का है। दरअसल दोनों तरह से सोचने की कोशिश की गई। कांग्रेस को जब यह समझ में आया कि वो जो इतने दिन से मेहनत से बनाई गई एक छवि है, इस एक बयान से टूट सकती है, तो महज कुछ मिनट बाद, उससे पहले अगर आप देखेंगे, टीवी पर गौर करेंगे तो तमाम जगह पर प्रवक्ता सावरकर खानदान को इतना खतरनाक बताने में जुट चुके थे कि जिससे गांधी परिवार को खतरा है। और ये दो तरह से इसका नैरेटिव डालने की कोशिश की थी। चूंकि ये मामला आपको मालूम होगा, ये उन्होंने ये मिलिंद पवार जो उनके वकील थे राहुल गांधी के, उनकी तरफ से खड़े थे, क्योंकि सावरकर के पोते सात्विकी सावरकर ने कहा था कि भाई वो उनके परिवार पर जो सावरकर की टिप्पणियां थी, जो सावरकर पर उन्होंने 2017 में की थी राहुल गांधी ने एक रैली के दौरान, वो आपत्तिजनक थी। तो उनको लेकर ये उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी का बयान पूरी तरह वो है आपराधिक बयान है, उसके लिए उन्होंने इस मामले में केस किया था। लेकिन ये सारा मामला कल कोर्ट में, और वैसे भी बहुत अजीब सी बात हुई क्योंकि इस मामले में सात्विकी पहले कह चुके हैं कि ये बयान ही अप्रासंगिक है, क्योंकि राहुल गांधी की व्यक्तिगत उपस्थिति की जरूरत अदालत में नहीं थी। तो ये बयान वहां क्यों दिया गया? ये बयान दरअसल इस वक्त एसआईआर की जिस तरह से धज्जियां उखड़ गई, जिस मुद्दे को राहुल गांधी ये चाह रहे थे या उनकी टीम को लग रहा था कि बिहार का एसआईआर, उसके खिलाफ कई सारे एनजीओज के साथ मिलकर एक प्रूनिंग की प्रक्रिया, यानी जो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, एक जो उन लोगों के लिए जो चुनाव को साफ सुथरा करने का जिसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर है, लिहाजा उस प्रक्रिया को कैसे रोका जा सके। वैसे ही इस देश में सरकारी कामों को लेकर किस तरह का माहौल रहता है वो सबको मालूम है, और उसी तरह जो गड़बड़ियां आई वो उसी लापरवाही का नतीजा थी, ना कि किसी षड्यंत्र का। लेकिन चूंकि राहुल गांधी उसको मान चुके तो उनकी टीम मान चुकी, उनकी टीम मान चुकी तो उनके समर्थक जितने भी लोग हैं जो समाचार पे, जिनको ये लगता है कि इस देश में राहुल गांधी की धमकियां, चुनाव आयोग को धमकियां, वो सलाहें हैं। और उनके बाद वो सब वीडियो ये तक बताने लगे कि मुख्य चुनाव आयुक्त तब के जो राजीव हैं वो देश छोड़कर भाग गए। किसी ने ये भी बता दिया कि उन्होंने माल्टा की नागरिकता ले ली। तो वो तमाम जो चक्र है वो चलने लगता है तुरंत। उसके बाद वो राहुल गांधी के तमाम लोग उस पर लग गए थे कि चुनाव आयोग। अब एसआईआर को कल कोर्ट ने जिस तरह ऑब्जर्वेशन पिछले 2 दिन के है, उसमें लगता है कि एसआईआर पर विपक्ष को कोई बहुत बड़ी राहत मिलने नहीं जा रही है। अब इस पर उनको एकदम एक नई रणनीति चाहिए थी। नई रणनीति क्या है? उनको सबसे पहले लगा कि ये बताया जाए कि श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनकी हत्या उनके ही अंगरक्षकों ने की थी और उसका रिश्ता 1994 जिस तरह से ब्लू स्टार ऑपरेशंस के साथ जोड़ा गया। उसके बाद आपने देखा पूर्व प्रधानमंत्री हो चुके राजीव गांधी, जो राहुल गांधी जी के पिता थे, उनकी हत्या का जो पूरा का पूरा जो जांच गई, तमाम चीज़ें सजाएं हुई, उसमें तमिल टाइगर्स की तरफ गया। वो आतंकी संगठन श्रीलंका का था। इनमें से किसी का भी रिश्ता ना तो उससे जुड़ रहा था, सावरकर से जुड़ा, ना किसी गोडसे से जुड़ा। ये एक रिश्ता, और उन दोनों संगठनों के जिन लोगों ने ये दोनों हत्याओं को अंजाम दिया था, उन लोगों का कोई वैचारिक रिश्ता भी सावरकर परिवार से नहीं है। तो यानी वैशुद्ध रूप पे ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी से सावरकर का कोई लेना देना नहीं है। दूर तक उनकी विचारधारा से उनका टकराव इसलिए नहीं है क्योंकि उनको एक तो वैचारिक तौर पर वो बहुत अपनी विचारधारा कभी नहीं बता पाए। कभी वो गोत्र बताते हैं, कभी वो हिंदुत्व को कुछ और बताते हैं, कभी तपस्या को क्या कहते हैं। तो विचारधारा का रिश्ता राहुल गांधी से बहुत ज़्यादा आपको नहीं लगता कि वो इतनी सिंसेरिटी के साथ उन्होंने कभी इस पर लड़ाई लड़ी हो। लेकिन चूंकि टीम ने तय कर दिया कि आपको लड़ना है और ये गांधी की विरासत को संभालना है, तो लिहाजा वो संभाल रहे थे। अब अगर हम इसको गौर करते हैं कि कल ऐसा क्या हुआ, जैसे ही उनको लगा कि एक ऐसी छवि बनाई जानी चाहिए कि जो परिवार है, जो
जो ये पार्टियां हैं ये उनके पीछे लगी हुई हैं, उनकी जान के पीछे हो सकती है। तो एक जो परंपरा है बेचारा वाली या एक सुरक्षा के लिए, चूंकि उनकी छवि आपने देखा होगा भारत जोड़ो यात्रा में वो टी शर्ट में रहते हैं, चाहे आंधी तूफान इस सब को, खैर उन्होंने बहुत सारे लोगों ने दिखाने की कोशिश की, उनके जितने भी चाहने वाले हैं जो रात दिन वो लगाते हैं। और हम तो इसको एक राजनीतिक उस पर देखते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के नेता प्रतिपक्ष हैं तो जनतांत्रिक प्रक्रिया में एक अहम हिस्सा है। लेकिन आपने देखा होगा कि उनकी छवि एक दीवार की तरह बनाने की कोशिश की जिसको डर नहीं लगता। और पिछले 15 सालों से उन्होंने अपनी छवि मोदी के खिलाफ एक ऐसे नेता के तौर पर विकसित करने की कोशिश की जो नेता की, जो प्रधानमंत्री मोदी की आंखों में आंखें डालकर देख सकता है। चूंकि उनका जो इकोसिस्टम है, जो इस देश में एक इकोसिस्टम था वामपंथी इकोसिस्टम, उसने मोदी की छवि को तानाशाह में बदलने की कोशिश की। लगातार आप देखेंगे कि अवार्ड वापसी गैंग हो, तमाम चीज़ें हो, वो एक गैंग ही थे। क्योंकि मैंने आपको अपने एक वीडियो में बता चुका मैं कि किस तरह से जब 1975 में इमरजेंसी लगी तो ये तमाम लेखक, ये तो नहीं थे, इनमें से ज़्यादातर तो नहीं होंगे, लेकिन जितने भी थे ये तमाम लोग लेटने वालों में शामिल थे। ज़्यादातर लेखकों ने बाकायदा इमरजेंसी को अनुशासन पर्व में बदल देने की कोशिश की। तो ये तमाम लोग जब यहाँ आते हैं तो इनको सिर्फ फर्जी खबरों के साथ एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई। वो नैरेटिव ये था कि प्रधानमंत्री मोदी जनतांत्रिक प्रक्रिया में एक तानाशाह के तौर पर तब्दील हो रहे हैं। तो उस तानाशाह से तो डरते हैं, तानाशाह डराता है, तो डराने के सामने एक नायक होता है, नायक फिर बने राहुल गांधी। तो राहुल गांधी जब नायक के तौर पर जिनकी छवि गढ़ी गई, उसमें याद कीजिए वो जो मैंने आपको बताया था, वो ये कहा गया था कि सारे चोरों के नाम मोदी क्यों हैं। इस सवाल के साथ जब वो आ रहे थे, उन्होंने सोचा था कि भाई इस पर वो अगर इस्तीफा देते हैं या डरते नहीं हैं तो वो एक बहुत साहसी नेता के तौर पर इस्टेब्लिश हो जाएंगे और 19 के चुनाव जो है उनको बहुत ताकत के साथ, 24 के चुनाव तक तो खैर अलग अलग जगह हुआ, लेकिन ये अलग रिकॉर्ड बताता है कि उनकी ये राजनीति सक्सेस नहीं हुई। जनता ने उनके आरोपों पर यकीन नहीं किया। अब उसके बाद आप देखेंगे कि राहुल गांधी एक अलग उसकी तलाश में थे। तो वो एसआईआर या वोट चोरी का मुद्दा, उनको लगा कि यार हमको तो भारत जोड़ो यात्रा में, चूंकि इतनी भीड़ जब साथ चल रही थी तो लोगों को लगने लगता है, और फिर 24 में उनके 52 से 99 हो गए, तो उनको ये लगने लगा कि ये जो बाकी सांसद है ये उनके वोटों से बने हुए, यानी बीजेपी को भी जो सांसद मिले हैं ये वोट तो कांग्रेस की थी लेकिन वो बन गए बीजेपी के, ऐसा उनको लगने लगा। चूंकि उनको लगने लगा तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं और उनके समर्थक भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जो उनको लगा था वैसा ही लगाने के लिए उनके समर्थक एक तरह का एटमॉस्फेयर तैयार कर रहे थे। अब एसआईआर का जो मसला था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से एक के बाद एक दलील काटनी शुरू की, यहाँ तक कि जो बेसिक फरमाइश था जिस पर ये पूरा मुकदमा खड़ा था कि चुनाव आयोग को ये अधिकार है या नहीं, वो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ हो चुका कि उनको अधिकार है। फिर आप मरे वो के वोट जोड़ना चाह रहे थे। और कल जब ये फैसला आया, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि देखिए हर एक चीज़ का रिश्ता उनका उन्हीं के बयानों से जुड़ जाता है। कल वो उनकी टीम ने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया हुआ था कि कल की सुर्खियां कुछ और होंगी। कल जो गया हुआ दिन है उनका एक मृत वोटरों के साथ उनकी एक मीटिंग थी, यानी जिनको मतदाता सूची में मृत माना गया, जो जिंदा लोग हैं उनको जुटाया गया उनके साथ, और लग रहा था कि सारी सुर्खियां जो हैं इसी खबर के इर्द गिर्द होंगी, लेकिन खबर कुछ और हो गई। दरअसल ये एक तो ये कोशिश की गई ये दिखाने की कि एक परिवार, एक राजनीति में एक परिवार है जो निरंतर बलिदान दे रहा है, लेकिन उसके जो आने वाली पीढ़ियां भी हैं वो डरती नहीं है, वो विचारधारा की लड़ाई में टकराती हैं। गांधी परिवार जो है विचारधारा की लड़ाई में जान की परवाह नहीं करता है। ये एक क्षण से इतना बनाया गया जो छवि थी वो अचानक एक वकील के बयान से उड़ती दिखाई दी, और इसीलिए उस वकील पर सवाल खड़े कर दिए गए, जो मुझे नहीं लगता किसी भी वकालत या किसी वकालत के तकाजा या वकालत का जो कायदा है, बेसिक कायदा है, उसके उलट है। कोई भी वकील ऐसा कर नहीं सकता बिना किसी अपने उसके बयान कैसे साइन करके दे देगा कि वो जो है उनको जान का डर है, वो इसलिए नहीं आ रहे हैं, या उनको प्रिवेंटिव प्रोटेक्शन दी जाए। और उस वक्त जब पूरी राहुल की टीम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे तक अलग अलग अदालतों में उनके ऊपर चल रहे अलग अलग मानहानि के केसों में मुकाबला कर रही हो, सुप्रीम कोर्ट में उनके पास इतने बड़े लॉयर है कि शायद बीजेपी को लिए अपने लिए वकील ढूंढने में दिक्कतें पेश आ रही। तो ये जो
ये जो बयान है, ये बिना पढ़े हुए, बिना उस पर वो साइन नहीं किया गया होगा, ना ही सबमिट किया गया होगा। उसके एक एक बयान को देखा गया होगा। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये तो टैक्टिस है, चूंकि एसआईआर पर जो राजनीति है वो उस पर नहीं जाएगी, तो ये एक अगली टैक्टिस वहाँ तैयार की जाएगी। लेकिन वो टैक्टिस तो वहीं पहले ही बयान के बाहर आते ही वो हवा निकल गई। तो लिहाजा ये सोचा गया कि अब डरे हुए राहुल गांधी को नीडर राहुल गांधी में कैसे बताया जाए। तो ये भी एक थ्योरी ये भी की गई कि ये कहा गया कि ये जो है, एक बीजेपी के एक नेता ने कहा कि नहीं, ये बहुत जानबूझकर तैयार किया गया है, क्योंकि उन्होंने इसको इस तरह से तैयार किया है कि पहले वो ये करेंगे, उनका वकील इसको दाखिल कर देगा और उसके बाद राहुल गांधी कहेंगे कि नहीं, ये मेरे से पूर्णतः असहमति है और मैं तो निडर हूं, यानी फिर वापस सावरकर और उनके बीच का विवाद सामने आ जाएगा। क्योंकि अगर एक जनरल सी खबर हो जाती कि भाई राहुल गांधी के वकील ने वहां उनको बयान दिया, चूंकि उनकी उपस्थिति, पर्सनल उपस्थिति उसमें ग्रांटेड नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं है, तो उनका वकील जवाब दे के आगे ये केस चलता रहता। लेकिन उन्होंने ये जानबूझकर एक उसके ग्राउंड में किया, क्योंकि वो ये चाहते थे कि इस मुद्दे पर इस वक्त अगर अपनी रणनीति बदलनी है तो हम ऐसा कर सकते हैं। ये जो मैं अलग अलग बता रहा हूँ, जो अलग अलग नेता इस समय अलग अलग कहानियां उनके चला रहे हैं, क्योंकि जैसे ये बयान आया था कि उन्होंने प्रिवेंटिव प्रोटेक्शन के लिए उनके वकील ने कहा है, उसी वक्त चूंकि कोई ऑफिशियल वो तो आया नहीं था इनके पास, कोई क्लेम या उनके साथ मीटिंग नहीं हुई थी प्रवक्ताओं के या उनके समर्थकों के साथ, या बहुत सारे यूट्यूबर से तो वैसे भी नहीं होती, किसी पार्टी का किसी यूट्यूबर से शायद ही कुछ होते होंगे जिन लोगों के साथ होती होगी। तो वो लोगों ने तो ये शुरू कर दिया था कि भाई सावरकर खानदान से खतरा है, वाकई ये बहुत खतरनाक खानदान है, इसको तो तमाम चीज़ों से किया जा सकता है। और वो अचानक जब ये जवाब आया कि नहीं साहब वो तो डरे नहीं, तो उनको बड़ा असमंजस हो गया। वो कुछ और कह चुके थे, उनको कुछ और कहना ये आपको सुनने में लग गया। दरअसल राहुल गांधी के ऊपर अलग अलग जगह पर 20 से ज़्यादा, लगभग 20 के करीब ऐसे मुकदमे जो अलग अलग मानहानि के मामलों में अलग अलग जगह पर चल रहे हैं। इस पर बहुत बार बात हो चुकी है। लेकिन राहुल गांधी अपनी छवि को उसी जो नीडर नेता की छवि के इर्द गिर्द रखना चाह रहे थे। इस एसआईआर के मसले पर अगर कोर्ट उनकी इसको ठुकराती है तो फिर वो इस सावरकर की छवि के साथ आगे बढ़ सकते हैं, ये उनको ऐसा मतलब लग रहा था। लेकिन जैसे ही ये सोशल मीडिया पर इसका शुरू हुआ तो उनकी टीम ये समझ गई कि ये मामला उलट गया है। लिहाजा अपनी ही छवि के टूटने से डर से राहुल गांधी ने कुछ और तोड़ दिया, कम से कम उस वकील का मनोबल ही तोड़ दिया जिसने सोच के बहुत डिस्कशन करके ये बैनामा वो दिया होगा। क्योंकि जनता क्या करेगी, जनता तो हम लोग वोटों के नज़रिए से ही समझ सकते हैं, एक डेमोक्रेसी का तरीका ही यही है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी का ये दांव भी कोई वो नहीं है। वैसे तो मैं उनकी डिटेल, उनकी राजनीतिक डिटेल हम लोग इतनी बार देख चुके कि लगातार 2014 के बाद से जितने ज़्यादातर लगभग 60 से ज़्यादा विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं, 3 आपने देखा है लोकसभा भी चुनाव हो चुके हैं, और उनमें सारों में ज़्यादातर में मतलब राहुल गांधी के पास एक पंजाब 2018 या वहाँ का उदाहरण है, राजस्थान में एक बार वो जीते थे, या फिर उनका मध्य प्रदेश में एक बार उनकी जीत है, एक तेलंगाना हाल फिलहाल और एक कर्नाटक। ये तमाम जीतों के अलावा बाकी जितनी चुनाव को आप उठाएंगे वहाँ राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस हारती हुई दिख रही है, जो उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ती है, और खासतौर से जो उनके आधार पर या मोदी के विरोध में जिनको जो भी एक शरण दिखती है वो वहाँ जाकर दिखती है, और अगर वही नायक हारता है तो उनको परेशानियां होती है, तो वो जिताने की कोशिश करते हैं लगातार। तो राहुल गांधी की हर छवि को अगर आप गौर करेंगे कि सौम्य छवि से वो एक एंग्री यंग मैन की छवि बनती है, एंग्री यंग मैन से फिर वो एक ऐसे आदमी के तौर पर बदलते हैं जो तानाशाहों से लड़ रहे हैं। फिर अचानक उनको याद आता है कि नहीं, इतिहास से भी लड़ना जरूरी है, तो वो इतिहास से सावरकर को खोज के लाते हैं, जिनकी कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ अब इस वक्त उनके परिवार का कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई ताकत नहीं, उनकी विचारधारा पर कोई बात होती या उनको लड़ना होता तो ये जनसंघ की विचारधारा में उनको समाहित पहले किया जाता। हो सकता है उस पर बातचीत हो, लेकिन गांव शहरों में मैं तो जितने लोगों से मिला हूं उनमें से कोई भी सावरकर की विचारधारा के बारे में नहीं बता सकता था, कोई भी नहीं बताता। मैंने तो कभी नहीं सुना। महाराष्ट्र में जरूर उनको लेकर एक उनके साथ जो श्रद्धा भाव है वो उसमें बहुत सारे लोग उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल या अलग अलग जगह पर आप जाइए तो आम आदमी को उनकी विचारधारा के बारे में शायद इतना भी नहीं पता हो
जितना कि राहुल गांधी बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो भी कितना जानते होंगे मुझे मालूम नहीं, क्योंकि उनकी दादी ने उनको भारत का एक बेटा माना था, एक वो और बाकायदा उनके उस पर जब उनका सम्मान समारोह था उसके लिए संदेश में था ये। तो ये एक जो पूरी लड़ाई है, ये एक छवि बचाने की लड़ाई थी, जिसमें मुझे लगता है कि कल फिर राहुल गांधी की टीम से या उनसे एक बड़ी गलती हुई है और वो इसी से डर गए, तो बयान बदल गया, राहुल डर गए। और अब अगर हम इस पर आगे बढ़ें, मुझे एक याद आता है कि राहुल गांधी की इतनी प्रयास, इतनी कवायद कैसे होती हैं, मैं उसको आपको शेयर करता हूँ। मेरे यहाँ के एक कवि थे बहुत प्रसिद्ध, राजेंद्र शायद उनके, मैं इस कविता का एग्जैक्ट कवि आपको नहीं, क्योंकि बचपन की पढ़ी गई कविता थी कि साहसी बनने के लिए जितनी लड़ाइयाँ मैंने चढ़ी, साहसी बनने के लिए जितनी लड़ाइयाँ मैंने लड़ी उतना ही कायर हुआ मैं, ज्ञानी बनने के लिए जितनी पोथियाँ मैंने पढ़ी उतना ही अज्ञानी हुआ मैं, ऊंचा उठने के लिए जितनी सीढ़ियां मैंने चढ़ी उतना ही नीचे गिरा मैं, हे भगवान ये मैंने क्या कर दिया, मुझे तो सीधे रास्ते जाना था। तो सीधे रास्ते जाना था राहुल गांधी को कि आम जनता के मुद्दों को लगातार उठाते रहना है, उन मुद्दों को उठाना है जो जनता को छूते हैं, ना कि उस तरह के मुद्दे जो कई बार राष्ट्र विरोध और व्यक्ति विरोध की सीमाओं का अंतर मिटा दें। तो ये जो डर है, ये डर मुझे लगता है कि ज़्यादा उनके राजनीतिक तौर पर और नुकसान पहुंचाएगा। अभी खैर जनता आखिरी फैसला देती है, लेकिन इस वक्त तो यही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। रात में 8 बजे फिर लाइव पर मिलते हैं। नमस्कार।